प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं राजकुमार यादव आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय के अंतर्गत अपने पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित गद्य खंड के अंतर्गत बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित बाजार दर्शन निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, बाजार दर्शन निबंध पर चर्चा से पहले हमें उस निबंध के लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, उसकी रचनाएं, इन सब बिंदुओं पर भी एक नज़र अवश्य ही दौड़ा लेनी चाहिए। इसी क्रम में आज बाजार दर्शन शीर्षक के लेखक जैनेन्द्र कुमार, तो आज हम जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में, कथाकारों में और निबंधकारों में से एक हैं। इनकी गिनती एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में और अच्छे सफल कहानीकार के रूप में, साथ ही साथ निबंधकारों की भी श्रेणी में आपका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। तो जीवन क्रम के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान के क्रम में जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कौड़ियागंज, जो कि अलीगढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। अलीगढ़ जनपद के अंतर्गत आता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैनेन्द्र कुमार नाम इनका जैनेन्द्र कुमार, लेकिन इनका बचपन का नाम माता पिता के द्वारा दिया गया नाम, अर्थात बचपन का नाम आनंदीलाल, बचपन का नाम आनंदीलाल। इस प्रकार से जन्म सन 1905, स्थान कौड़ियागंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, पिता का नाम प्यारेलाल, माता का नाम श्रीमती रामदेवी और बचपन का नाम आनंदीलाल। आनंदीलाल से जैनेन्द्र कुमार कैसे हो गए, इसके पीछे की एक कहानी है, कथा है कि जब आनंदीलाल पठन पाठन के क्रम में गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो गुरुकुल जैन गुरुकुल जो कि हस्तिनापुर में स्थित है। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में जब बालक आनंदीलाल का प्रवेश होता है, शिक्षा आरंभ का कार्य प्रारंभ होता है, ऐसे में आनंदीलाल जैन गुरुकुल परंपरा के अनुसार आनंदीलाल जैनेन्द्र कुमार बन गए। जैनेन्द्र कुमार के नाम से चर्चित हो गए।
इनके पूरे समग्र साहित्य पर यदि हम नज़र दौड़ाते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय है, तो इस प्रकार से हम इनके पूरे समग्र साहित्य पर, लेखन साहित्य पर, इनके व्यक्तित्व पर यदि हम नज़र दौड़ाते हैं तो इन पर गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। गांधीवादी विचारधारा, अर्थात ये गांधीवादी विचारधारा और अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। गांधीवादी विचारधारा के थे, अहिंसा परमो धर्म, इस सूक्ति वाक्य को अपने जीवन का परम उद्देश्य मानते थे। इनकी मृत्यु के क्रम में 24 दिसंबर 1988, मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988, सन 1988 को हिंदी का ये एक जीता जागता सा चिराग, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, सबसे अच्छे साहित्यकार, कथाकार, निबंधकार ऐसे जैनेंद्र कुमार जी का 1988, 24 दिसंबर 1988 को निधन हो जाता है। प्रमुख रचनाओं के क्रम में इन्होंने अच्छे उपन्यासों को दिया, अच्छे कहानी संग्रहों की रचना की और अच्छे निबंध संग्रहों की रचना की। तो कुछ प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा। उन प्रमुख उपन्यासों के क्रम में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा जैसे प्रमुख उपन्यास जैनेंद्र कुमार जी ने हिंदी साहित्य को दिया। इसी क्रम में उन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे, उन कहानी संग्रहों में से बहुचर्चित कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिट्ठियाँ और पाजेब जैसी प्रमुख कहानी संग्रहों की रचना की। जहाँ तक बात, क्योंकि यहाँ पर निबंध पर चर्चा हो रही है, उनके निबंध को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, तो निबंधों के क्रम में जिस प्रकार से आपके सामने बाजार दर्शन दिखाई दे रहा है, अपना पाठ्यक्रम है, ऐसे ही इनका प्रमुख निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन, सोच विचार जैसे प्रमुख निबंध इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। तो इस प्रकार से जैनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय अब जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो उनका बाजार दर्शन शीर्षक निबंध लगा हुआ है, आज हम उस बाजार दर्शन शीर्षक निबंध के संक्षिप्त रूप को अर्थात उसके सारांश पर एक नज़र दौड़ाते हैं। निबंध के सारांश के क्रम में हम देखते हैं कि जैनेंद्र कुमार जी यद्यपि एक अच्छे कथाकार और एक अच्छे उपन्यासकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य को कुछ अच्छे निबंध भी दिए। उन निबंधों के क्रम में जैसा कि अभी हमने बताया, प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात है, पूर्वोदय है, मंथन है, सोच और सोच विचार है, ऐसे निबंध संग्रह उन्होंने दिया। तो यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम में बाजार दर्शन शब्द से ही स्पष्ट होता है कि बाजार का दर्शन। प्यारे बच्चों, बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के अंतर्गत जैनेंद्र कुमार जी ने निबंध की जो दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, पहली विशेषता गहरी वैचारिकता और दूसरी विशेषता साहित्य सुलभ लालित्य। किसी भी निबंध की दो प्रमुख विशेषता होती है और ये दोनों प्रमुख विशेषताएं एक साथ हैं, ऐसा संयोग हिंदी साहित्य निबंध गद्य विधा के निबंध विधा के अंतर्गत ऐसा संयोग दुर्लभ ही होता है। अर्थात जिस निबंध में गहरी वैचारिकता हो, गहरी वैचारिकता विचारों में डूब जाना, मंथन करना, सोच विचार करना और गहराई के साथ शब्दों में वजनाई हो, भाव में वजनाई हो, भाव में प्रमुखता हो,
विचारों की स्वतंत्रता हो, ऐसे विचार जो गहराई लिए हों, जिनका अपना कुछ वजूद हो, ऐसे निबंध, और साथ ही साथ मतलब गहरी वैचारिकता भी उस निबंध में हो, और साथ ही साथ साहित्य में सुलभ आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसी साहित्य में सुलभ लालित्य मतलब मनोहरता, तो ऐसे साहित्य में आसानी से उपलब्ध हो जाएं ऐसी मनोहरता और गहरी वैचारिकता, इन दोनों बिंदुओं का एक साथ संयोग होना और संयोग के साथ निबंध लिखा जाना, ऐसे निबंध बहुत कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन निबंध की इन दोनों खूबियों को अपने आप में लिया हुआ है, जो कि अन्यत्र निबंधों में ऐसा संयोग दुर्लभ होता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद दो शब्द हैं। उपभोक्तावाद और बाजारवाद, इन्हीं दोनों शब्दों को यदि हम ध्यान से और इनके अंदर छिपी हुई बातों को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं, इनकी गहराई, इनके शब्दों में वजनाई, तो हमें पूरा निबंध अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा। उपभोक्तावाद दो शब्दों से, उपभोक्ता और वाद, बाजारवाद। उपभोक्ता क्रय विक्रय करने वाला, खरीद फरोख्त करने वाला, सामानों का लेन देन करने वाला। और वाद जो शब्द है, वाद मतलब होता है धारा या एक प्रवाह या एक चलन। मतलब कि जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, प्रपद्यवाद, युजुत्सवाद, ऐसे न जाने कितने वाद आए, ऐसे ही यहाँ पर वाद मतलब एक धारा है। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति और बाजारवाद, किस प्रकार से बाजार का एक अपना संसार है, बाजार किस प्रकार से लोगों को, उसके अंदर एक जादुई ताकत है, लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, इन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर जैनेन्द्र जी का लेख पिछले 1-1.5 दशक पहले ही इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा शुरू हुई थी। उपभोक्तावाद और बाजारवाद 1 से 1.5 दशक, 10 साल के समय को कहते हैं, तो अर्थात पिछले 10 से 15 वर्षों के बीच में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। कौन सी बिंदु पर? उपभोक्तावाद और बाजारवाद। लोगों का ध्यान इस विषय पर गया। लेकिन जैनेन्द्र कुमार जी का जो ये बाजार दर्शन शीर्षक निबंध उन्होंने लिखा है, आज के कई साल पहले, पीछे मतलब 10-15 साल की बात नहीं, पहले ही उन्होंने इस विषय पर अपनी वक्तव्य दे दिए, अपने विचार दे दिए। आगे लिखते हैं, वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती। अर्थात बाजार में एक जादुई ताकत बिखरी हुई है, वो जादुई ताकत आपको अव्यक्त होगी, आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी एक ऐसी जादुई ताकत है किस प्रकार से लोगों को अपना गुलाम बनाती है। लोग उसकी तरफ बरबस आकर्षित होते चले जाते हैं और अपना सब कुछ गंवाकर अपने घर लौटते हैं। और लौटते वक्त भी व्यक्ति असंतुष्टि की भावना से किस प्रकार होता है, इसी बिंदु पर यहाँ पर, इसी बात पर यहाँ पर चर्चा की गई कि बाजार में गया हुआ व्यक्ति बाजार की सभी वस्तुओं को खरीदने की इच्छा रखता है, और जितनी उसके पास पैसा है, जितना पैसा है उस हिसाब से उसने अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार सामान की खरीदारी की, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह किया, और फिर भी बाजार से लौटते वक्त असंतुष्टि की भावना से, असंतोष को लिया हुआ वापस आता है। लेखक कहता है, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि हम सब अपनी आवश्यकता, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हम समझें, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि बाजार का उपयोग आप करेंगे, लेखक का कहना है यदि आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम बाजार का उपयोग करते हैं तो बाजार का हम सही उपयोग कर रहे हैं, बाजार हमारे लिए फलीभूत होगा और हमारे लिए उन्नति का रास्ता होगा। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय, पहले से आवश्यकता तय नहीं है, ज़रूरत को तय नहीं किया है, निश्चित नहीं है पैमाना कि हमें इन वस्तुओं की खरीदारी करनी है, और यदि हम बगैर सूची बनाए, सामानों की सूची बनाए और बाजार में कदम जैसे ही कदम रखते हैं, बाजार की चमक दमक में हम ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि
वहाँ पर हम असंतुष्ट और ईर्ष्या तृष्णा ईर्ष्या से घायल होकर हमें सदा के लिए वो बाजार पंगु बना देता है, बेकार बना देता है। अर्थात बगैर कोई सूची बनाए, बगैर सामानों की लिस्ट, बगैर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की एक सूची बनाए यदि हम बाजार में कदम रख लेते हैं तो बाजार एक ऐसा, इसके पास एक ऐसी जादुई ताकत है कि इसकी जो चकाचौंध है, जिसमें हमारी आंखें एक हतप्रभ रह जाती हैं, दंग रह जाती हैं, हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है बाजार की चमक दमक को देखकर, और ऐसी बाजार हमें बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और हम जाकर वहां अपनी खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के बाद जब फिर से अपने घर वापस लौटते हैं तो असंतोष की भावना से, ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भली भांति समझाने की कोशिश की। यहाँ पर एक कोशिश है, ये समझाया नहीं है, शब्द लेखक का शब्द है कि हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मानो स्वयं में एक समझदार व्यक्ति है, फिर भी एक सामने वाला व्यक्ति पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है, वो उसे रास्ता दिखाता है। ऐसे जैनेंद्र कुमार जी ने भी हम मनुष्यों को एक छोटी सी सीख दी है, एक अलग जगाई है, एक लकीर खींची है, एक रास्ता बनाया है, एक कोशिश की है कि आप भी इस प्रकार से यदि बाजार का उपयोग करते हो तो बाजार आपके लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा जीवन भर आपको बेकार कर देगा। कहीं उन्होंने अपनी बात को, चाहे वो उपभोक्तावाद के बारे में हो या फिर बाजारवाद, कहीं पर उन्होंने दार्शनिक के रूप में समझाया, अर्थात दर्शन के माध्यम से उन्होंने, तो कहीं पर किस्से और कहानियों के माध्यम से तमाम उदाहरण रखे, अपने मित्रों को रखा, परिचितों को रखा, बंधु बांधवों को रखा, किसी ऐसे व्यक्ति को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया और उसी के ऊपर पूरी अपनी बात को उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत रख दिया। तो इस प्रकार से हम सब इस निबंध को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से इसके सारांश पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु के क्रम में सबसे पहले बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। पहला, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। इस शीर्षक से देखते हैं कि इस पाठ का क्या निचोड़ निकल कर आता है। लेखक ने उपभोक्ता को उदाहरणों के माध्यम से उपभोक्ता को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक का एक मित्र है जो बाजार जाता है और बाजार में वो मामूली सी चीज़ खरीदने गया था। कैसी मामूली सी चीज़? बाजार में वो मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए गया था, लेकिन बाजार की जगमगाहट देखकर वह अनेक चीज़ें खरीद लाए। गया था मामूली चीज़ खरीदने और ले आया कई चीज़। अब यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, एक होड़ लगी है कि हम ये सामान खरीद लें, हम ये सामान खरीद लें, सामने वाले से हम कुछ अच्छा सामान खरीद लें, ये ही बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है। अब गया था एक मामूली सी चीज़ खरीदने और खरीद लाया कई चीज़ें। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जब वो कई चीज़ें खरीद कर लाया और उससे लोगों ने पूछा कि आपने इतनी कई चीज़ें क्यों खरीद ली, तो सारा दोष किसके ऊपर मढ़ देता है? पत्नी के ऊपर मढ़ देता है, पत्नी के सिर पर देता है, पत्नी को दोष देता है। कहता है कि पत्नी की ही कमी है, पत्नी ने इन चीज़ों की फरमाइश की थी, इसलिए हमने इन चीज़ों की अनावश्यक खरीदारी कर ली। लेखक के अनुसार यह सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है। पैसे की गर्मी, पैसा है, अहंकार है, गर्व है, अर्थात पैसे की गर्मी सिर चढ़कर जब बोलती है तो लोगों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो अहंकार की भावना से ग्रसित होकर किया गया कार्य होता है। लेखक का अपना मानना है कि सब पैसे की गर्मी की वजह से है। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसे को जोड़कर ही गर्व करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति समाज में होंगे जो पैसे को तिनका तिनका जोड़कर उसका संचय करते हैं, संग्रह करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया। एक दो उदाहरण रखते हैं। प्रथम मित्र के बारे में कहानी हुई, मामूली सी चीज़ खरीदने गया, कई चीज़ें खरीद के लाया और दोष दिया पत्नी को। दूसरा मित्र है, लेखक का जो दूसरा मित्र है उस पर क्या अनुमान लगाया? जो बाजार से कुछ भी ना ला सका, वो अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से, परचेजिंग पावर खरीदने की सामर्थ्य शक्ति,
अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से ही खुश हैं। मतलब उसकी जेब अगर गर्म नहीं है, जेब में गर्मी, पैसे की गर्मी नहीं है, तब भी वो संतुष्ट है। तो कुछ नहीं खरीदा, उसी पैसे की सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही वो खुश है। इस प्रकार वो भी उपभोक्तावाद का शिकार है, दोनों उपभोक्तावाद के शिकार। दूसरे क्रम में बाजारवाद का प्रभाव। बाजारवाद का प्रभाव, अब किस प्रकार से बाजारवाद का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसको हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं। बाजारवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने भी बाजार की चकाचौंध को ही दोषी माना। मतलब कि जो लेखक का मित्र है वो कहता है इसमें मेरी कमी नहीं है। वो लेखक का मित्र हम आप अपने को ही रख के देख लेते हैं कि हम बाजार गए और हम अपनी कमी नहीं मानते, हम कहते हैं बाजार की ये कमी है, बाजार की चकाचौंध को ही दोषी मानता। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं वह बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अगर आप बाजार की चकाचौंध, बाजार का काम ही है चकाचौंध करना, लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करना, लेकिन हम मनुष्यों का काम है कि ऐसी अनावश्यक चकाचौंध के चक्कर में ना फंसें, अन्यथा हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसका शिकार होते हैं वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि लेखक का एक मित्र है जो बाजार की चकाचौंध से इस प्रकार उस चकाचौंध में फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु नहीं खरीद सका। क्यों नहीं खरीद पाया? इसका कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में सभी कुछ खरीदने लायक है, इसलिए नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? एक बार आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बाजार और उसमें उसने कोई कुछ चीज़ खरीदी नहीं। उसका भी कारण बताता है कि बाजार में हर एक वस्तु खरीदने लायक है, वो सब कुछ उसे पसंद है, किंतु कोई एक दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता। यदि बाजार की एक वस्तु उसने खरीद ली, किसी एक या दो वस्तु को खरीदी, तो जो तीसरी वस्तु होगी या चौथी वस्तु होगी उसे उसको छोड़ना पड़ता, और चाहे उसे पसंद सब कुछ है। तो इसलिए उसने बगैर कुछ खरीदे ही वो अपने घर वापस लौट आया, और वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद पाया। इसका लेखक ने अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं हो, बगैर आवश्यकता के ही, बगैर लक्ष्य का निर्धारण किए ही यदि हम नाव पर सवार हो जाएंगे तो हमें किस किनारे पर जाना है ये हम निश्चित ही नहीं कर पाएंगे, और हमारी नौका बीच नदी में ही इधर उधर घूमती रह जाएगी। ऐसे ही यदि हम आवश्यकता का पहले से निर्धारण नहीं किए हैं, हमें पता नहीं है, तो हम ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, और ऐसे में हमारे द्वारा गलती होगी और उस गलती से हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करेंगे, और जिसका परिणाम सुखद ना होकर व्यक्ति के जीवन में दुखद ही होगा, उसे कष्ट ही देगा। तीसरे, बाजार का जादू और लेखक की राय। बाजार का जादू और लेखक की क्या राय है, देखते हैं। बाजार का जादू और लेखक की राय, इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक कहता है, या लेखक के अनुसार, बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर पड़ता है। दो प्रकार की जेबें, भरी जेब और खाली जेब। अब दोनों पर हम आप सोचेंगे कि दोनों जेब पर कैसे? भरी जेब पर बाजार का जादू तो समझ में आ रहा है, लेकिन खाली जेब पर किस प्रकार से बाजार का जादू पड़ता है, बाजार किस प्रकार से उस पर भी अपना प्रभाव दिखाता है, इस पर चर्चा। यदि जेब खाली है, अब खाली जेब की पहले चर्चा करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की जेब खाली है, उसमें पैसा नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है और मन भरा हुआ नहीं है, तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है। जेब खाली है और मन भी संतुष्ट नहीं है, जेब भी खाली, बहुत कुछ लेने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, तब भी बाजार अपनी तरफ खींचता है। लोग बाजार जरूर जाएंगे, बाजार में जाकर वस्तुओं को केवल देखेंगे, निहारेंगे, देखना, ताकना इत्यादि शब्दों का प्रयोग है, उसे भली भांति देखते रहेंगे, गौर से देखना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, एकटक देखना, निर्निमेष देखना। ऐसे में लोग उसको देखते हैं, लेकिन पैसे की कमी है, जेब खाली है, खाली जेब है लेकिन मन भरा नहीं है, तब भी बाजार की तरफ खींचे चले जाते हैं। और यदि जेब भरी है तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे। जेब जब भरी है तो खरीदारी की कोई सीमा नहीं है, खरीदारी तो खूब करेंगे, और वो खरीदारी व्यर्थ की करेंगे, और अंततः आपके सुख की तुलना में, क्योंकि आपने अनावश्यक चीज़ों का संग्रह कर लिया और अनावश्यक चीज़ों का संग्रह किया तो सुखदायी ना होकर वो कष्टकारी होगा, आपके लिए दुखदायी होगा।
लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप ये निर्णय ले चुके हों कि आपको खरीदना क्या। जब तक आप ये निर्णय, ये सूची, आप विवरणिका यदि आप तैयार नहीं किए हैं कि हमें खरीदना क्या है, जब तक आप इस चीज़ की एक सूची नहीं तैयार कर लेते, उसकी एक क्रमबद्ध विवरणिका नहीं तैयार कर लेते कि हमें बाजार जाकर खरीदना क्या है, बगैर बाजार गए किसी भी व्यक्ति का सामाजिक प्राणी है, परिवार है, तो चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बाजार जा रहे हैं तो उसकी एक निश्चित सूची बनाएं, सामानों की एक निश्चित सूची बनाएं और इस तरह निश्चित सूची बनाकर ही बाजार में जाएंगे, वहाँ खरीदारी करेंगे तो वो खरीदारी आपके लिए फलदायी होगी, फलित होगी, सुखकारी होगी। चौथे क्रम में, निबंध की सारांश के क्रम में चौथे में, जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला। जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला, इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कि लेखक किस प्रकार से अपना विचार रखता है। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए। कवि का कहना, लेखक का कहना है कि हमें अपने मन पर, मन एक ऐसी इंद्रिय है कि जो सदैव भटकती रहती है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, कब्जे में रख लिया, मन पर जिसका अधिकार है, जितेंद्रिय कहलाता है। जिसने अपने मन को अपने अधिकार में रख लिया, और मन है कि सदैव चंचल, जिनके मन चकरी, उद्धव जी से कहती है गोपियाँ कि हे उद्धव, अपने ज्ञान विस्तार को उन लोगों के पास जाकर सौंपो जिनके मन चक्कर लगाते हों। तो इस प्रकार से मन एक चंचलायमान इंद्रियां। तो कहते हैं, लेखक कहता है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और नियंत्रित करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय ले, वो जो कदम उठाए, उसे सोच समझकर उठाना चाहिए। तो सोच समझकर उठाया गया कदम ही जीवन के लिए फलदायी होता है। लेखक के अनुसार चूर्ण बेचने वाला भगत जी, इसमें आप इस निबंध के अंतर्गत आप देखेंगे भगत जी हैं, एक पात्र हैं। एक पात्र के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से और कहीं कहीं दार्शनिक अंदाज में, दोनों तरीके से लेखक ने अपनी बात को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। तो यहाँ पर एक चूर्ण बेचने वाला है जिसका नाम भगत है। भगत जी का जीवन एक आदर्श जीवन है, एक संस्कारी जीवन है। अपने आदर्श के रूप में उन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे आदर्श जीवन का रूप भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय है कि यदि उसे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते हैं, व्यवसाय करने के उद्देश्य से चूर्ण बेचते हैं, लेकिन यदि वो व्यवसाय करने की, उससे उन्नति करने की, उससे मुनाफा कमाने की का उद्देश्य लिए हुए यदि वो चूर्ण बेचते, व्यावसायिक लाभ लेने की दृष्टि से बेचते, तो वो माला माल हो जाते। अब तक वो धनाढ्यों की श्रेणी में आ जाते, उनका जीवन भी सुखमय हो जाता। किंतु भगत जी निश्चित समय तक पर ही अपने घर से निकलते थे और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री से 6 आने की कमाई नहीं हो जाती थी, तभी तक वे चूर्ण बेचते थे। अर्थात एक निश्चित समय पर, ये नहीं कि व्यवसाय करने का कोई समय ही नहीं है, निश्चित समय पर घर से निकलना, और जब कमाई में 6 आने की कमाई हो जाती थी तो चूर्ण बेचना बंद कर देना। तभी तक बेचते थे। फिर उसके बाद वे मुफ्त में ही चूर्ण सबको दे देते थे, बालकों में बांट देते, क्योंकि वो 6 आने से ही उनका जीवन चल जाता, उस दिन की रोजी रोटी का जुगाड़ उनका हो जाता, उपाय हो जाता। ऐसे में 6 आने पैसे आने पर ही, जैसे ही 6 आने की कमाई हो जाती थी, शेष बचे चूर्ण को ही वो मुफ्त में ही बच्चों के बीच में बांट दिया करते थे। उन्होंने कभी भी अधिक कमाई करने की नहीं सोची। भगत जी का भले ही अक्षर ज्ञान शून्य हो, अक्षर ज्ञान शून्य अर्थात वो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भले ही ऐसे हों, लेकिन लेखक उन्हें विद्वान मानता है। लेखक की नज़र में ऐसा व्यक्ति एक विद्वान की श्रेणी में आता है, एक मनीषी की श्रेणी में आता है, एक पंडित की श्रेणी में आता है, ज्ञानी की श्रेणी में आता है। यद्यपि वो निरक्षर थे, फिर भी इस प्रकार का उनका विचार, उनकी आदर्श सोच लेखक के लिए एक विद्वता का काम कर रहा है। भगत जी को बाजार की चकाचौंध कभी भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। यद्यपि लोग कहते हैं कि मैं तो गया था ये सामान खरीदने, खरीद लाया, क्योंकि बाजार ने उसे बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लेकिन भगत जी जैसे व्यक्ति को बाजार आज तक आकर्षित नहीं कर पाया, क्योंकि वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे।
विवेकपूर्ण निर्णय, क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपने वश में कर रखा था। और जब मन को आप अपने वश में करेंगे तो आपके द्वारा लिया गया जो भी निर्णय होगा वो सोच समझ कर लिया गया निर्णय होगा, और सोच समझ कर लिया गया निर्णय कभी दुखदायी नहीं होता। कई बार यदि कोई मोटर धूल उड़ाती हुई जाती थी तो वो हम सोचते हैं काश हमें भी किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होता, हम भी किसी अमीर के यहाँ पैदा होते और हम भी कार में जाते। किंतु यह सोच भगत को अपनी ओर नहीं खींचती। भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जिससे उनके सामने तमाम व्यंग्य शक्ति असफल हो जाती। अर्थात यदि हमारे सामने से कभी धूल उड़ाती हुई कोई कार गुजर जाए और हम बेसहारा सड़क पर खड़े हों, ऐसे में हम यही सोचते हैं कि काश हमारा भी जन्म ऐसे कुल खानदान में हुआ होता, हमारा भी सौभाग्य होता कि हम भी धूल उड़ाती हुई इस गाड़ी में अंदर बैठे होते और हम भी संसार की सैर करते होते। लेकिन क्या भगत जी भी तो इसी संसार के प्राणी हैं? उनकी कौन सी ऐसी सोच है, उनके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सी विवेक शक्ति है कि ऐसी लौकिक वस्तुएं भी उनको अपने जाल में नहीं फंसा पाती। लेखक उस बल को कोई नाम नहीं दे पाता। एक ऐसी ताकत है, अव्यक्त ताकत है, अलौकिक है, अद्वितीय ताकत, कहीं ना कहीं से एक ताकत आत्मबल है भगत जी के अंदर कि जो उनको अपने आदर्श पर स्थिर किए हुए, वो विचलित नहीं होते। वो अद्वितीय ताकत कौन है, कौन सा ऐसा बल है, लेखक उसे नाम नहीं दे पाता। ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक, आध्यात्म के प्रति लगाव, आत्मिक स्वयं के आत्मबल से मजबूत होना, धार्मिक धर्म के प्रति उनका निष्ठावान होना, और नैतिक बल, नैतिक जिम्मेदारी, अर्थात ऐसी बल उनके अंदर जरूर है कहीं न कहीं से। तभी तो ऐसे संसार की प्रलोभनकारी वस्तुओं से भी भगत जैसा व्यक्तित्व प्रभावित नहीं होता। तो कहीं न कहीं से उनके अंदर आत्मबल है, नैतिक बल है, उनके अंदर आत्मिक बल है, उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। वास्तव में केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। अंत में लिखता है, लेखक का कथन है कि निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। इसका मतलब धन की ओर झुकना नितांत गलत है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अपनी रचना में लिखा है, धन के संचय के बारे में कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। धन का संचय नहीं करना चाहिए। निर्बल व्यक्ति ही जो होता है, कमजोर होता है, वो शारीरिक रूप से कमजोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से और नैतिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर होता है वही धन की तरफ अपना झुकाव रखता है। अंत में हम 5वें शीर्षक के अंतर्गत बाजार की सार्थकता और मनुष्य, इस शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं बाजार की सार्थकता और मनुष्य का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उस पर चर्चा यहाँ पर करना नितांत आवश्यक है। इसके अंतर्गत देखते हैं, लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता, बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकता है, दे पाता है। बाजार तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है, बाजार तभी फलीभूत हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, जिसे ये पता होता है उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। जो ये निश्चित किया होता है वही बाजार को सही ढंग से चला पा रहा है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्भ में बाजार की शैतानी ताकत और व्यंग्य शक्ति को ही बढ़ावा देता है। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना परचेजिंग पावर के गर्भ में, पैसे की गर्मी की वजह से वो व्यक्ति वहाँ जाता है, बाजार की जादुई ताकत को बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने 2 मित्रों के उदाहरण के जरिए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास किया। वे बताते हैं, लेखक बताता है कि अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है। अर्थशास्त्र जो बाजार का शास्त्र है, धन का संपत्ति शास्त्र है, धन का शास्त्र है, वह अनीति शास्त्र है। जो अर्थशास्त्र बाजार को ही, बाजारवाद को ही बढ़ावा दे, ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र की श्रेणी में लेखक के मन विचार से अनीति शास्त्र है। वो उपभोक्ता को दुख, गरीबी और ईर्ष्या देता है। ऐसा अर्थशास्त्र जो बाजारवाद को बढ़ावा दे वो एक अनीति शास्त्र है, गलत शास्त्र है। और ऐसा शास्त्र व्यक्तियों के अंदर, गरीब व्यक्तियों के अंदर उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी और ईर्ष्या देता है। ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। उन्हें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, आदान और प्रदान नहीं हो पाता, अपितु शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का शोषण होता है और उनके साथ छल कपट होता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बाजारवाद शीर्षक
जो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखित है, इसका आज हमने सारांश देखा। अगले वीडियो में इस निबंध को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए हम आप अध्ययन और अध्यापन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद।